वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका भूगोल का भाग, जो ज्योग्राफी सेक्शन है उसका पहला चैप्टर है जल संसाधन। ये चैप्टर हम जो पढ़ेंगे वो पूरे ट्रिक्स के साथ और डेटा और फैक्ट्स के साथ आप ऐसा पढ़ेंगे कि आपको वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आपको साथ ही साथ याद होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि संसाधन क्या होता है। नाम यहाँ शुरू ही इससे ही हो रहा है, जल संसाधन। संसाधन रिसोर्स, हर वो चीज जो हमें प्रकृति से मिलती है और इंसान के काम आती है, इंसान उसे अपने काम में लेता है, वो वस्तु या वो चीज कहलाती है संसाधन, जो इंसान के जीवन को आसान बनाती है। मिट्टी संसाधन है क्योंकि वहां से हम फसलें लेते हैं। वायु संसाधन है क्योंकि हम सांस लेते हैं और बहुत से काम होते हैं। जल भी संसाधन है, खनिज संसाधन है। तो इस तरह शुरुआत हम जो कर रहे हैं वो जल संसाधन से कर रहे हैं। एक छोटा सा इंट्रो परिचय इसका दे देती हूँ। 29%, जो 29% जो है वो स्थल भाग है और 71% जल है। तो इस हिसाब से तो हम देखें तो जल तो बहुत है ये, लेकिन ये सोच के सिर्फ आराम से नहीं होना है कि जल तो बहुत है। जो 71% जल है उसमें से 97% तो महासागरों में है, जो इंसान के काम नहीं आता, जो हम पीने के या फिर अपनी सिंचाई के काम में नहीं ले सकते। सिर्फ 3% जल ऐसा है जो कि काम आने लायक है, जो इंसान के काम आने लायक है। अब उस 3% में से भी 69% जो है वो हिमनद के रूप में है, जमा हुआ है, वो भी डायरेक्ट काम नहीं आ रहा है। डायरेक्ट इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इनडायरेक्टली वही हिमनद पिघल के नदियां बनता है और नदियां हमारे काम आती है। 30% जो है वो भूमिगत है, अंडरग्राउंड वाटर है, और 1% जो है वो प्रवाही है, रनिंग वाटर है, नदियों के रूप में। यानी कि हमारे लिए अभी अवेलेबल जो है वो सिर्फ इस 3% का 1% है। We have 29% ratio of land and 71% of water in our earth. In this 70%, 97% water is saline and has no use for a human being. Only 3% is drinking water and can be used for human. In this 3%, 69% is in the form of ice and 30% is underground. Only 1% is running in the form of rivers or from the rainwater, and we can use it clearly or directly. तो सोचिए कि जल की उपलब्धता हमारे लिए कितनी कम है, और पानी तो बिल्कुल ऐसा है कि पानी के बिना चल ही नहीं सकता। तो यानी कि ये हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही कीमती संसाधन है। अब है कुछ एक फैक्ट है जो हमारे भारत का जल मंत्रालय है, उनका ये डेटा आए हुए हैं कि 1869 जो है बिलियन क्यूबिक मीटर भारत में जल उपलब्ध है, और हमें जो है यूज हम लेते हैं 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर। बिलियन क्यूबिक मीटर, बिलियन का मतलब होता है 10 करोड़ और क्यूबिक मीटर जो है वो जल को नापने की जो है इकाई है। वर्ष 2000 में हमें कुल जल की आवश्यकता थी 634 बिलियन क्यूबिक मीटर, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, और इस बढ़ती इस पृथ्वी में जो है हमारी 2025 तक आवश्यकता बढ़ जाएगी 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर तक। यानी कि हमारी जो अवेलेबिलिटी है उससे भी चल नहीं पाएगा काम, जो अवेलेबिलिटी है उससे भी ज्यादा हमें पानी चाहिए होगा। अब हम बात करते हैं जल प्रबंधन की, वाटर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी प्रकार की संसाधन को अच्छे तरीके से काम में लेना, सही तरीके से काम में लेना मैनेजमेंट कहलाता है या प्रबंधन कहलाता है। तो जल प्रबंधन के लिए हमारे देश में बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साथ बहुत सारे उद्देश्य इनके द्वारा साधे जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है सिंचाई, जल विद्युत बनाना। इनके जो बहते पानी होता है डैम में रोककर और टरबाइन के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है, सूखे का प्रबंधन किया जाता है, जो अकाल पड़ते हैं उस समय काम आता है। उद्योगों में काम लिया जाता है, पीने का पानी के काम में लिया जाता है, मछली पालन किया जाता है, और पर्यटन भी होता है। इतने सारे उद्देश्य जो है साधे जाते हैं, इसलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजना या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहते हैं। फॉर इरिगेशन,
for hydroelectricity, flood control, managing drought, industrial use, drinking water, fisheries and tourism are the main purpose. और ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड इट द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो आपके इस चैप्टर में है, उनको हम सिर्फ डेटा वाइज, फैक्ट वाइज पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ते पढ़ते ही ये याद हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप हमारी कुछ बहुउद्देशीय योजनाओं के बारे में। देखिए, बहुउद्देशीय योजनाएं जो है वो दो तरह की होती हैं। एक तो वो जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है, और एक वो जो राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है। पहले 3 बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ते हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो रही है, जिनमें सबसे पहली है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो 2 बांध है, ये नाम एक ही है भाखड़ा नांगल, 2 बांध है, भाखड़ा और नांगल। कुछ एक फैक्ट्स हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है, मतलब इन तीनों राज्यों का इसमें हिस्सा है ये। लेकिन निकलती कहाँ से है? सतलज नदी से। और भाखड़ा बांध जो बनाया हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में बनाया हुआ है। और भाखड़ा बांध के बारे में आपको याद रखना है कि ये 518 मीटर लंबा है और 226 मीटर जो है ऊंचा है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। 226 मीटर इसकी लंबाई ऊंचाई है, और इसकी लंबाई है 518 मीटर। और इसके 13 किलोमीटर बाद जो है नांगल बांध बनाया गया है, जो कि एक पिकअप बांध है। पिकअप किसको कहते हैं? जब मुख्य बांध में पानी ज्यादा हो जाता है या फिर उसके पानी को सहेज के रखना होता है कुछ टाइम के लिए, तो वो इस बांध में भेजा जाता है, जिसको पिकअप बांध कहते हैं। अब ये नहरें निकाली गई है और कुछ विद्युत ग्रह इसके ऊपर बनाए गए हैं। सिंपल सा एक लाइन याद करो कि भाभी ने नाना से कहा कि काले बहुत हो गए हो, गंगा में जाके रूप निखार लो, गंगा में नहा के रूप निखार लो। ठीक है ना, बस आपको याद हो गया। भाभी, भाखड़ा नहर, बी यानी बिस्त नहर, बिस्त दोआब, नाना में नांगल और नरवाना, और से यानी सरहिंद। तो ये तो हो गई नहरें। फिर उसके बाद में कोयले जैसे हो गए हो, गंगा में जा नहा के रूप निखार लो, तो कोटला, गंगवाल और रूपनगर, ये है विद्युत ग्रह। तो सिंपल सी एक लाइन याद करो, आपको नहरें और विद्युत ग्रह दोनों याद हो जाएंगे। इसमें से 5 नहरें निकाली गई है और 3 जो है विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब आपके एग्जाम में आपको मैप आता है, उस समय कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब मैप देंगे तो आपको ये पूछेंगे कि बताइए भाखड़ा नांगल जो है नहर कहाँ है, तो आपको वो मैप में फिल करना होता है। तो कुछ इस तरह से जब इंडिया का मैप आएगा तो आप किस तरह से फिल करोगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के नीचे ही हिमाचल प्रदेश है। एक बात बच्चों आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप मैप फिल करो ना, तो ये कहा जाता है कि 30% अराउंड एरिया होना चाहिए। मतलब अगर आप 30% थोड़ा इधर उधर कर देते हो तो भी उसको एग्जैक्ट माना जाता है। ठीक है ना, तो आप ये देखिए कि सीधा सीधा जम्मू कश्मीर के नीचे जहाँ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से भाखड़ा जो है बांध बनाया गया है, और यहाँ आप आराम से लिख सकते हो भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो सबको पता है कि सबसे ऊपर है, और जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश है। आपको सिर्फ वहां एक डॉट करना है और डॉट लगा के लिखना है भाखड़ा नांगल परियोजना। सिंपल सी बात है, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में ये बना हुआ है। तो अगर आपको मैप में भरना हो तो हिमाचल प्रदेश भरेंगे, वरना ये सम्मिलित योजना जो है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की है। सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा बांध, जो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, 226 मीटर ऊंचा है और 518 मीटर लंबा है। 13 किलोमीटर बाद नांगल बांध बना हुआ है, और भाभी ने नाना से कहा कि काले बहुत हो गए हो कोयले जैसे, तो गंगा में नहा के रूप निखार लो। बस ये सिंपल सी ट्रिक याद करनी है और पूरा भाखड़ा नांगल डैम आपको लर्न हो जाएगा। अब पढ़ते हैं 2 और परियोजनाओं के बारे में। पहली है दामोदर घाटी परियोजना और दूसरी है हीराकुंड परियोजना। इससे पहले हमने पढ़ी थी भाखड़ा नांगल परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड की सम्मिलित परियोजना है। दामोदर नदी को किसी समय में बंगाल का शोक कहा जाता था।
बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता था क्योंकि हर साल बाढ़ आती थी और बहुत भयंकर तरीके से तबाही हुआ करती थी। तो जब ये दामोदर घाटी परियोजना शुरू की गई, अमेरिका में देखा गया कि अमेरिका में एक टेनेसी घाटी परियोजना, टेनेसी वैली प्रोजेक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया गया और बहुत शानदार तरीके से सफल हुआ और वहां पर उन्होंने वाटर मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से किया। तो उसी से प्रभावित होकर दामोदर घाटी परियोजना भारत में शुरू की गई। तो एक छोटा क्वेश्चन बनता है ये कि किस घाटी परियोजना से प्रभावित होकर जो है दामोदर घाटी परियोजना शुरू की गई। ये भारत की पहली परियोजना है। तो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रभावित होकर भारत में दामोदर घाटी परियोजना शुरू की गई थी। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सम्मिलित परियोजना है और मेथान, तिलैया, कोनार, पंचेत और दुर्गापुर 5 जो है बांध इस पर बनाए गए हैं। मेथी को पंचामृत दुर्गा माता ने चढ़ाओ, ठीक है ना, मेथी को पंचामृत दुर्गा माता ने चढ़ाओ। मेथान, तिलैया, कोनार, पंचेत और दुर्गापुर, और इन्हीं सब पर विद्युत गृह बने हैं। तो विद्युत गृह भी सेम ही है और सेम ही जो है बांध बने हुए, 5 बांध बने हुए हैं, 5 बांधों पर विद्युत गृह बने हुए हैं। अच्छे से लर्न हो गया आपको। फिर उसके बाद में हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर बनी हुई है। जिस तरह दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, उसी तरह महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था। दामोदर घाटी नदी में तो स्थिति ये थी कि 18,000 किलोमीटर का एरिया जो है वो पूरा बाढ़ ग्रस्त हो जाता था और इसी तरह महानदी में भी हर साल बाढ़ आती थी और इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता था। तो हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर बनी है और उड़ीसा राज्य में बनी है, ठीक है ना, उड़ीसा में बनी है, उड़ीसा के संबलपुर जिले में। और इसमें एक खास बात यह है कि हमने पढ़ा था कि भाखड़ा बांध जो है वो 226 मीटर ऊंचा है और विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। अगर विश्व का सबसे ऊंचा बांध होने का रिकॉर्ड भारत के पास है तो विश्व का सबसे लंबा बांध होने का रिकॉर्ड भी भारत के पास ही है। 4,801 मीटर लंबा बांध बना हुआ है ये जो हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड डैम बना हुआ है वो 4,801 मीटर लॉन्ग, ये भी विश्व का सबसे लंबा बांध है। और इससे 3 नहरें निकाली गई है, बोरगढ़, सेशन और संबलपुर। नाम याद हो सकते हैं आराम से, बोरगढ़, सेशन और संबलपुर। और 4 इस पर विद्युत गृह बनाए हुए हैं। विद्युत ग्रहों के नाम याद नहीं करने हैं, सिर्फ ये याद रखना है कि 4 विद्युत गृह बनाए हैं। तो यहाँ तो मेथी को पंचामृत दुर्गा माता ने चढ़ाओ, ठीक है ना, जिससे मेथान, तिलैया, कोनार, पंचेत और दुर्गापुर ये 5 बांध बने हुए हैं और इन 5 पर विद्युत गृह बने हुए हैं। और हीराकुंड में बोरगढ़, सेशन और संबलपुर 3 नहरें निकाली गई है और 4 विद्युत गृह बनाए गए हैं। अब एक बार इनकी जो सिचुएशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। बहुत इजी होता है अगर आपको मैप आता है और बहुत जल्दी आपको मैप का भी जो है वीडियो अवेलेबल करवा दिया जाएगा और ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर कर दी जाएगी कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, जिससे आपको बहुत आसानी से अगर मैप याद होगा तो आप उसको फिल भी कर पाएंगे। तो कुछ ये जो इलाका है भारत का, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पश्चिम बंगाल है और उसी के नीचे उड़ीसा है, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड की ये दामोदर घाटी परियोजना है। झारखंड थोड़ा इस तरफ है, तो पश्चिम बंगाल में यहां हम भरेंगे दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। और पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा है, तो यहां हम भरेंगे हीराकुंड परियोजना। तो आपको साथ ही साथ जो है मैप्स भी इसी में क्लियर हो रहे हैं। हालांकि मैप का अलग से आपके लिए वीडियो डाला जाएगा जिसमें आपको भारत के राज्यों के नाम अच्छे से ट्रिक के साथ याद करने बताए जाएंगे, लेकिन तब तक एक बार आप इनसे भी साथ साथ में लर्न करेंगे, क्योंकि कोई चीज़ जब आप पढ़ रहे हैं और उसी समय अगर आप मैप में फिल कर रहे हैं तो उससे बेटर लर्निंग का कोई तरीका नहीं हो सकता। सो दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन इज जॉइंट वेंचर ऑफ पश्चिम वेस्ट बंगाल एंड झारखंड and it is inspired by the Tennessee Valley project of America. And Methan, Tilaiya, Konar, Panchayat and Durgapur dams are built on in this valley project, and all the dams have power units on them. Hirakund project is of Odisha and it is built on Mahanadi in Sambalpur district. It is the longest dam of the world, 4,801 मीटर लॉन्ग। तो ये है दामोदर घाटी परियोजना और
हीराकुंड परियोजना। जो अब पढ़ते हैं राजस्थान की कुछ महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है चंबल घाटी परियोजना। देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर जो है वो सिंचाई के लिए है, ठीक है ना। तो ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इनमें चंबल घाटी परियोजना। अब चंबल नदी जो है वो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये कुछ ऐसा है राजस्थान का नक्शा, ठीक है ना। आप अगर नक्शे से समझोगे बहुत इजीली और बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? वो मध्य प्रदेश से निकलती है, चनापाव की पहाड़ियों से। और खैर इतनी आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ चंबल घाटी परियोजना के फैक्ट याद कर लें तो एक चीज तो हमें याद होगी, ये जो है जॉइंट वेंचर है किसका? राजस्थान और मध्य प्रदेश का। ये सम्मिलित परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, ठीक है। फिर एक चीज आपको याद रखनी है कि 1953 में इस परियोजना की शुरुआत की गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है, 1953 में इसकी शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश से जो चंबल नदी निकलती है वो राजस्थान में यहाँ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, और चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करके और फिर यहाँ से वापस यूपी तक चली जाती है। तो ये चंबल नदी है, ठीक है ना। जब आप राजस्थान का मैप आपको समझाया जाएगा, जब आपको जिलेवार याद होगा तो ये भी एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ है चित्तौड़गढ़ जिला, फिर है कोटा, फिर है बूंदी, और उसके बाद में जो है यहाँ आगे के जिले। तो आपको तो बस ये तीन ही जिले याद रखने हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी। चित्तौड़, कोटा और बूंदी, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर एक जिला है मंदसौर। मंदसौर में यहाँ एक बांध बनाया गया है इस पर, ठीक है। और उसके बाद में आगे भी 3 बांध और बनाए गए, यानी कि टोटल जो है 4 बांध इस पर बनाए गए हैं। जो बनाए गए थे ये 4 बांध 3 स्टेप्स में बनाए गए। पहले स्टेप में 2 बांध बनाए गए, गांधी सागर और कोटा बैराज। गांधी सागर और कोटा बैराज। दूसरे में बनाया गया राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और तीसरे में स्टेप में इसमें बनाया गया था जवाहर सागर बांध। अब इसको भी याद करना बहुत इजी है। गांधी जी के नाम पर जो बांध बना वो मध्य प्रदेश में बना, ठीक है ना, मंदसौर जिले में बना। और साथ ही साथ कोटा बैराज बना। अब नाम ही कोटा बैराज है तो वो बनेगा कहाँ? कोटा जिले में, ठीक है ना, कोटा जिले में। राणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप कहाँ के थे? मेवाड़ के थे, तो वो बनेगा चित्तौड़गढ़ में। और जवाहर सागर ये एक ही बांध है और ये कोटा और बूंदी की सीमा पर बनता है। कोटा और बूंदी की सीमा पर, कोटा और बूंदी के बीच में। यानी जिले आपको 3 ही याद रखने हैं, कोटा, बूंदी और चित्तौड़। और एक जिला जो है वो मध्य प्रदेश का है, उसका नाम है मंदसौर, वो है मंदसौर जिला। तो यानी आपको अब फैक्चुअली क्या याद रखना है? राजस्थान मध्य प्रदेश का जॉइंट वेंचर है, 1953 में शुरू हुई ये योजना। 4 बांध इस पर बनाए गए हैं। 4 बांध 3 चरणों में बने। पहला गांधी सागर बांध मंदसौर में, यानी शुरुआत में ही बन गया। पहला और आखिरी पहले बने, तो यानी गांधी सागर, और लास्ट वाला जो कोटा बैराज कोटा में बना है वो पहले स्टेप में। फिर चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध और कोटा और बूंदी के बीच में जवाहर सागर बांध। 4 बांध इस पे बने हुए हैं। और एक चीज और याद रखना है कि 12 जो है विद्युत इकाइयां बनी हुई है इस पर। और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? जो राणा प्रताप सागर बांध पर बनी हुई है रावत भाटा में।
अब वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो राजस्थान की पहली जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है, राजस्थान की पहली जल विद्युत परियोजना है, इसलिए आपको याद रखना है। राणा प्रताप सागर पर रावत भाटा में बना हुआ है और 12 टोटल विद्युत इकाइयां बनी हुई है। तो सिर्फ आपको इतना सा याद करना है, हो गया ना बिल्कुल। सिर्फ आप मैप जैसे ही देखोगे आपके दिमाग में इसको स्टक कर जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश से निकलती है नदी, तो यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सम्मिलित है। मंदसौर में है पहला बांध और आखिरी बांध, ये दो बने पहले चरण में। फिर राणा प्रताप सागर मेवाड़ के थे तो चित्तौड़ में होंगे, और एक लास्ट बचता है जो कि कोटा और बूंदी के बीच में बना हुआ है, तो ये है चंबल नदी घाटी परियोजना। अब हम पढ़ते हैं माही बजाज सागर परियोजना। माही नदी जो है वो निकलती मध्य प्रदेश से है, राजस्थान में एंटर करती है, मुड़ जाती है और गुजरात चली जाती है, ठीक है ना। सिर्फ निकलती है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। इसको भी मैं मैप से समझा दूं, हम पूरा मैप काम में नहीं लेंगे। देखिए राजस्थान का आप जानते हो ना, जैसे ये राजस्थान है, ये राजस्थान कुछ इस तरह से नक्शा है। तो राजस्थान का ये जो दक्षिणी हिस्सा है, इसमें दो महत्वपूर्ण जिले हैं। हम इसी को जूम कर लेते हैं, ठीक है ना। ये राजस्थान का छोटा मैप है, हम इसी को जूम कर लेते हैं, और ये जो हमारा दक्षिणी हिस्सा है हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, सिर्फ इस दक्षिणी हिस्से की बात। यहाँ मध्य प्रदेश से जो है माही नदी निकलती है, राजस्थान में बांसवाड़ा में एंटर करती है और डूंगरपुर से वापस चली जाती है। यानी कि दो ही जिले हमें राजस्थान के इसमें कवर करने होते हैं, एक बांसवाड़ा और दूसरा डूंगरपुर। ये है बांसवाड़ा और ये है डूंगरपुर। ये भी आपको चिंता करने की बात नहीं है, जब मैप करवाए जाएंगे तो ये भी आपको लर्न हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरह से समझा हुआ रहेगा तो बहुत इजी होगा आपके लिए। तो यहां से निकली माही नदी, ठीक है। यहां बांसवाड़ा में जो है एक गांव है बोरखेड़ा, बोरखेड़ा। बोरखेड़ा गांव में माही नदी पर जो है डैम बनाया गया है, बांध बनाया गया है, नाम है माही बजाज सागर। अब जो परियोजना है उसी के नाम से माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, ठीक है। और उसका आगे जाकर एक और डैम बनाया गया है, नाम है कागदी पिकअप, कागदी पिकअप। माही नदी राजस्थान में आ रही है, राजस्थान में सिर्फ दो ही जिले कवर कर रही है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है, और थोड़ा सा आगे कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया पिकअप बांध क्या होते हैं। वो होते हैं जो मुख्य बांध के जो पानी को संग्रह करके रखने का काम करते हैं। कई बार पानी कम पड़ जाए तो उसमें से भेजा जाता है, या फिर कई बार मुख्य बांध में पानी ज्यादा हो जाता है तो उसको स्टोर करने के लिए रखा जाता है। तो ऐसे बांध जो है पिकअप बांध कहलाते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है, वहां पर कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। और फिर जब ये नदी डूंगरपुर से होके गुजरात चली जाती है तो गुजरात में इस पर एक कडाना बांध बनाया गया है, कडाना बांध, ठीक है। माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध, कडाना बांध, सिर्फ दो जिले कौन कौन से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और चूंकि हमने देखा कि दो बांध तो राजस्थान में बने, एक बना है गुजरात में, तो यानी ये किसका जॉइंट वेंचर हुआ, ये राजस्थान प्लस गुजरात, इन दो राज्यों का ये सम्मिलित परियोजना है। बस बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। माही नदी जो है वो बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है और डूंगरपुर से निकल जाती है। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो आदिवासी इलाके हैं इनमें सिंचाई के लिए माही बजाज सागर परियोजना शुरू की गई। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बना है, थोड़ा सा आगे जाके कागदी पिकअप बांध बना है, और बाद में कडाना बांध बना है। कहां पर बना है, गुजरात में, ठीक है। तो आपको माही नदी में ये 3 बांध याद करने हैं, 2 जिले याद करने हैं और 2 राज्य, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब बच्चों बात करते हैं बीसलपुर परियोजना की।
बीसलपुर परियोजना को 1997-98 में शुरू किया गया। हुआ ये था कि जयपुर आपको पता है कि राजस्थान की राजधानी है, और राजधानी पर हमेशा ही क्या होता है कि एक जनसंख्या का जो प्रेशर होता है वो हमेशा रहता है। तो जयपुर और आसपास के इलाकों में जनसंख्या बहुत बढ़ी, और इस वजह से यहाँ पेयजल की बहुत समस्या होने लगी, और इसीलिए बीसलपुर प्रोजेक्ट का विकास किया गया। अब बीसलपुर प्रोजेक्ट है कहाँ, देखिए फिर से हम चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में आप सबको पता है कि जयपुर इस इलाके में, तो अपन इसको ही क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं, इस इलाके को जूम कर लेते हैं। देखो जहां मैं निशान लगा रही हूँ, अगर आपके वहां आ जाए तो आप अगर इस इलाके में बीसलपुर प्रोजेक्ट फिल करते हो ना तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बीसलपुर प्रोजेक्ट जो है वो क्यों शुरू किया गया, सबसे पहले तो शुरू किया गया अजमेर प्लस जयपुर में पेयजल के लिए, टू सॉल्व द ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अजमेर एंड जयपुर। इन दोनों जिलों में जो है वो बहुत समस्या हो गई थी, तो इन दोनों की समस्या को सॉल्व करने के लिए बीसलपुर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। लेकिन इससे होता क्या है, इससे साथ साथ में दो और जिले हैं, टोंक और सवाई माधोपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। अब देखो इससे एक फायदा आपको क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल पता चल रहा है कि ये सब जिले आसपास हैं। तो जब आप मैप फिल करना सीखोगे ना, तो भी आपको ये ध्यान में रहेगा कि हाँ ये जिले आसपास है, या फिर मैप अगर आप सीख लोगे तो उसके बाद में आपको बिल्कुल पता चलता रहेगा कि ये इन दो जिलों में पेयजल था, इन दो जिलों में, तो इन दो जिलों में तो पेयजल की समस्या के लिए और इन दो जिलों में सिंचाई के लिए बीसलपुर प्रोजेक्ट का विकास किया गया, ठीक है ना। दो जिले अजमेर और जयपुर में पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन इन टोंक एंड सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में सिंचाई के लिए इस प्रोजेक्ट का, बीसलपुर प्रोजेक्ट का जो है विकास किया गया। एक छोटी सी चीज आपको और याद रखनी है, वो ये है कि बीसलपुर प्रोजेक्ट है कहाँ, ये एक जगह है टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह कस्बा। ये कस्बा है कहाँ, ये है टोंक में, टोडा राय सिंह नाम के कस्बा जो कि टोंक में है, वहां पर बीसलपुर बांध बनाया गया है और उसी से बीसलपुर प्रोजेक्ट निकाला गया है। तो बस आपको इतना सा ही याद रखना है। मैंने यहाँ आपको मैप में ये जगह निशान लगा दिए, तो यानी जूम करके देखें तो आप इसमें से लगभग इस जगह पे जो है टोडा राय सिंह कस्बा है, यहाँ पर आप आराम से बीसलपुर प्रोजेक्ट भर सकते हो, बीसलपुर बांध, ठीक है। बीसलपुर जो परियोजना है या जो बांध है वो यहाँ पर है राजस्थान में, और बनाई क्यों गई, अजमेर और जयपुर में पेयजल के लिए, टोंक और सवाई माधोपुर में सिंचाई के लिए, है कहाँ, ये टोडा राय सिंह नाम के कस्बे में। बस आपको इतना सा इस पूरी परियोजना में ध्यान में रखना है। अब पढ़ते हैं राजस्थान की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में स्पेसिफिक कोई डैम नहीं बनाया गया है, ये खुद एक डैम से निकली हुई सिर्फ एक नहर है, लेकिन इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है और ये इतने ज़्यादा क्षेत्रों में है कि ये एशिया की सबसे लंबी नहर है, एशिया की सबसे लंबी और सबसे ज़्यादा क्षेत्र को सिंचित करने वाली नहर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, जिसमें से सिर्फ 14 किलोमीटर हरियाणा में है क्योंकि वहां से ये शुरू हो रही है। उसके बाद में 169 किलोमीटर पंजाब में है और 466 किलोमीटर ये राजस्थान में है। राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं में, क्योंकि राजस्थान के 9 जिले, 29 कस्बे और 3461 गांव इस नहर से जो है लाभान्वित होते हैं। अब देखते हैं कि ये नहर राजस्थान में किस तरह से जो है फैली हुई है। ये हमारा राजस्थान है, यहाँ एक नदी निकलती है सतलज, ठीक है, और फिर एक और नदी आती है इधर से, वो है व्यास। तो उन दो नदियों के संगम जहां हो रहा है, इन दो नदियों का, सतलज और व्यास नदियों का, वहां पर एक बैराज बना हुआ है। देखो हमने पिकअप पढ़ा, पिकअप का मतलब होता है कि मुख्य बांध को, पानी को सहेजने वाला। एक होता है बैराज, बैराज का मतलब होता है वो बांध जहां से सिर्फ जो है नहर निकाली जाए, जिससे सिर्फ सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाए, ऐसे बांध को बैराज कहा जाता है। तो यहाँ से जो बैराज निकला बना हुआ है उसका नाम है हरिके,
उस बैराज का नाम है हरिके। तो यानी पूरा नाम उसका हो गया हरिके बैराज, हरिके बैराज। तो इंदिरा गांधी नहर निकलती कहाँ है? हरिके बैराज से निकलती है। हरिके बैराज से निकलकर फिर गंगानगर में एक जगह है जो है मसीता वाली, ठीक है ना, मसीता वाली। यहां से लेकर फिर वो गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर उसके बाद में जैसलमेर में, यहां पर जैसलमेर में गडरा रोड, सॉरी जैसलमेर में मोहनगढ़ तक आती है, जैसलमेर में मोहनगढ़ तक। तो यानी 3 चीजें आपको याद हो गई। निकली कहां? हरिके बैराज से, राजस्थान में मसीता वाली से लेकर मोहनगढ़ तक। तो राजस्थान में मसीता वाली से मोहनगढ़ तक इसकी लंबाई कितनी है? 466 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका जो निर्माण किया गया वो 2 चरणों में किया गया। इसका निर्माण 2 चरणों में किया गया। पहला चरण जिसमें बनाई गई फीडर नहर, या जिसको राजस्थान फीडर भी कहा जाता है, जिसको राजस्थान फीडर कहा जाता है। अब फीडर नहर क्या होती है? देखो, फूड यानी खाना, फीड यानी खाना खिलाना। तो जब हम किसी को खाना खिलाने वाला जो होता है वो फीडर कहलाता है। तो ऐसे में ही ऐसी मुख्य नहर जो कि सिंचाई करने वाली नहर को खाना खिलाए। अब नहर का खाना क्या है? पानी। तो वो उसको पानी लाके दे, उसको कहते हैं फीडर नहर। कुल 204 किलोमीटर लंबी है फीडर नहर, 204 किलोमीटर लंबी है फीडर नहर। ये कहां से कहां तक है? शुरू से लेकर, आरंभ से लेकर मसीता वाली तक 204 किलोमीटर लंबी है फीडर नहर। और उसके बाद में मसीता वाली से लेकर मोहनगढ़ तक, जिसको कहा जाता है मुख्य नहर, मुख्य नहर, वो है कुल 445 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 चरणों में बनी। पहले चरण में राजस्थान फीडर बनाई गई, दूसरे चरण में मुख्य नहर बनाई गई। राजस्थान फीडर जो है वो हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली तक है, और मुख्य नहर जो है वो मसीता वाली से लेकर जैसलमेर में मोहनगढ़ तक आती है। ये फैक्ट्स आपको, ये डेटाज याद करने हैं। अब और चीज याद करनी है कि इसकी लंबाई बढ़ाने की बातें की जा रही है। तो मोहनगढ़ से लेके बाड़मेर में एक जगह है गडरा रोड, गडरा रोड, वहां तक इसकी लंबाई को बढ़ाया जा रहा है। अभी इस पर काम चल रहा है, ठीक है ना, मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड तक। उसके बाद में ये विश्व की सबसे लंबी नहर हो जाएगी। लेकिन अभी हम इसकी जो लंबाई याद कर रहे हैं वो कुल 649 किलोमीटर है, जो कि हरिके बैराज से लेकर मोहनगढ़ तक की है। और इसमें से राजस्थान का हिस्सा है 466 किलोमीटर, पंजाब का है 169 किलोमीटर और हरियाणा का सिर्फ 14 किलोमीटर। एक चीज और आपको याद रखनी है कि देखो, इस तरफ जहां जिस तरफ पाकिस्तान लगता है, इस तरफ करके और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है शाखाएं निकाली गई और एक शाखा यहां निकाली गई है। यानी कुल कितनी है शाखाएं? 9 शाखाएं हैं। शाखाएं क्या होती है? देखिए, नहर तो अपने रास्ते जा रही है, ठीक है, लेकिन आसपास के इलाकों में सिंचाई करने के लिए छोटी छोटी और नहरें निकाली जाती है, उनको कहते हैं शाखाएं। तो कुल 9 शाखाएं निकाली गई हैं, जिसमें से 8 तो जो है पश्चिम में है और एक पूर्व में है, बाकी जो है 9 शाखाएं हैं। इसके अलावा इस तरफ पूर्व में 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। लिफ्ट नहरें, लिफ्ट नहरें क्या होती है? देखिए, इस तरफ तो रेगिस्तान है और ढलान इस तरफ का है, यानी क्योंकि यहाँ अरावली है तो यहाँ ढलान ऊंचा हो जाता है, तो यानी पानी को ऊंचा उठाकर और फिर नहरों में डाला जाता है। तो ऐसे ऊंचा उठाने वाली जो नहरें हैं उनको लिफ्ट नहरें कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपको याद ये सारे फैक्ट करने हैं कि इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, 14 किलोमीटर हरियाणा में, 169 किलोमीटर पंजाब में और 466 किलोमीटर राजस्थान में। 2 चरणों में इसको बनाया गया। पहले चरण में राजस्थान फीडर जो कि हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली तक 204 किलोमीटर बनी थी। उसके बाद में मुख्य नहर दूसरे चरण में बनाई गई मसीता वाली से लेकर मोहनगढ़ तक 445 किलोमीटर। अब इसको बढ़ाया जा रहा है मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड जो कि बाड़मेर में है, मोहनगढ़ है जैसलमेर में,
मोहनगढ़ है जैसलमेर में, गडरा रोड है बाड़मेर में, और मसीता वाली जो है वो है गंगानगर में, गंगानगर में। ठीक है, ये मसीता वाली है। तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही राजस्थान के 9 जिले, 29 कस्बे और 3461 गांव इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 9 इससे शाखाएं निकाली गई है और 7 इससे लिफ्ट लहरें निकाली गई है। अब बात करते हैं कुछ अन्य परियोजनाओं की, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो छोटे छोटे हैं, आपको सिर्फ उनके जो है इंट्रो नेम्स, जो उनके परिचय वाले नाम है, बस वही याद रखने हैं। सबसे पहली है जाखम परियोजना। जाखम प्रोजेक्ट जो है वो चित्तौड़, उदयपुर और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ 3 जिलों में है। ठीक है, और उस पर 2 बांध बने हुए हैं। पहला चित्तौड़ में बना हुआ है अनूपपुरा डैम, एंड 30 किलोमीटर अवे, उससे 13 किलोमीटर दूर जो है वो नगरिया पिकअप बांध बना हुआ है। फिर से एक पिकअप बांध बना हुआ है जो कि मुख्य बांध के पानी को सहेजने के लिए है। तो आपको याद क्या करना है, 3 जिलों में है, चित्तौड़, उदयपुर और प्रतापगढ़, और इस पर 2 बांध बने हैं, अनूपपुरा और नगरिया पिकअप बांध। ठीक है, फिर है सोम कमला अंबा परियोजना। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि जो कमला अंबा है स्थान, उस पर ये बना हुआ है बांध, और 2 जिले इससे प्रभावित होते हैं। पहला है डूंगरपुर, और डूंगरपुर की भी आसपुर तहसील, पूरा डूंगरपुर नहीं, डूंगरपुर की आसपुर तहसील और उदयपुर की सलूम्बर तहसील में सिंचाई का काम यहाँ होता है। ये मुख्य तरह सिंचाई परियोजना है, पीने के पानी का से ज्यादा काम नहीं लिया जाता। डूंगरपुर और उदयपुर, और दोनों ही जिलों की एक एक तहसील है, डूंगरपुर की आसपुर और उदयपुर की सलूम्बर तहसील, ये इससे प्रभावित होती है, इससे लाभान्वित होती है। फिर है मेजा प्रोजेक्ट, मेजा बांध, जो कि बना हुआ है कोठारी नदी पर। कोठारी नदी भीलवाड़ा में बहती है, भीलवाड़ा में भी मांडलगढ़ तहसील में, इन द मांडलगढ़ इन प्लेस नेम्ड मांडलगढ़ इन भीलवाड़ा। और इससे एक महत्वपूर्ण काम ये जो और कहीं पर नहीं होता, वो है मत्स्य पालन, मछली पालने का काम इस मेजा प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर किया जाता है। मत्स्य पालन और सिंचाई तो होती ही है। फिर है नर्मदा परियोजना। नर्मदा प्रोजेक्ट जो है वो बाड़मेर और जालौर 2 जिलों में है, लेकिन नर्मदा पर जो बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर, वो गुजरात में बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। गुजरात में ही नदी है, गुजरात में ही बांध बनाया गया है, लेकिन उससे एक नहर जो है वो बाड़मेर और जालौर तक लाई गई है। सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई है, नर्मदा नहर, और उससे बाड़मेर और जालौर में सिंचाई होती है। एक छोटी सी बात याद रखनी है कि बूंद बूंद सिंचाई जो हम सुनते हैं, बूंद बूंद सिंचाई, वो जो है वो नर्मदा प्रोजेक्ट एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है इंडिया का जिसमें बूंद बूंद सिंचाई का कार्य किया जाता है। नर्मदा परियोजना के बाद है सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना जो है वो रावी और व्यास नदियों का जो पानी यूज करने के बाद जो अतिरिक्त पानी बच जाता है उसको काम में लेने के लिए सिद्धमुख परियोजना बनाई गई, और ये इस परियोजना में 33,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। ये है कहाँ, ये है नौहर, भादरा, तारागढ़ और राजनगर तहसीलों में। तारागढ़ और राजनगर दोनों ही चूरू जिले की तहसीलें हैं, और नौहर भादरा जो है वो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू यानी 3 जिले इससे प्रभावित होते हैं। फिर है जवाई बांध परियोजना। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, ठीक है ना। तो जवाई बांध परियोजना जो है वो पाली में है। पाली में एरिनपुरा नामक गांव में जो है एक बांध बनाया गया है जिसको जवाई बांध कहते हैं। जवाई नदी पर यह बांध बना है, और पाली और जालौर जिलों के 176 किलोमीटर क्षेत्र में जो है इस बांध से जो नहरें निकाली गई है उनसे सिंचाई की जाती है। और लास्ट है पांचना बांध। पांचना इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 5 नदियों पर बना है। 5 नदियां, छोटी छोटी, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन छोटी छोटी 5 नदियां वहां आकर मिलती है। बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अटा, ये 5 छोटी छोटी नदियां हैं जो बरसाती नदियां हैं, जो पूरे साल नहीं बहती है, सिर्फ बरसाती सीजन में ही निकलती है ये नदियां। बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अटा, इन 5 नदियों पर बना है। ये बना है गुडला गांव में, करौली जिले का एक गांव है गुडला, उस गांव में जो है ये बांध बना हुआ है। और इसकी विशेषता ये है कि ये पूरा का पूरा बांध मिट्टी से बना हुआ है। इट्स एन earthen dam, इट्स जस्ट मेड बाय द सॉइल इटसेल्फ। तो ये मिट्टी से बना बांध है, गुडला गांव करौली में बना हुआ है। तो आपको याद में बस वही चीजें रखनी है, जैसे सिद्धमुख परियोजना रावी और व्यास नदियों पर, और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इनकी तहसीलें इससे प्रभावित होती है।
जवाई बांध चूंकि मारवाड़ का अमृत सरोवर है, तो एरिनपुरा यानी पाली में बना हुआ है ये बांध, और पाली और जालौर जिले इससे लाभान्वित होते हैं। पांचना बांध 5 है, तो 5 नदियों पर बना है ये बांध, बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अटा। करौली के गुडला गांव में ये बना हुआ है, और ये मिट्टी का बांध बना हुआ है पूरा का पूरा। बच्चों अब पढ़ते हैं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण। राजस्थान आप सबको पता है कि एक रेगिस्तानी इलाका है, और यहाँ पर पानी की बहुत कमी रहती है, इसलिए यहाँ के लोग पानी को किस तरह से यूज करना है और किस तरह से संरक्षित करना है वो अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ के लोगों को कीमत पता है पानी की, तो उसके लिए जो तरीके उन्होंने अपनाए हैं, जो भी उनके ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है बावड़ी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बावड़ी कहते हैं स्टेप वेल्स को, मतलब एक ऐसा तालाब जैसा ढांचा जिसमें चारों तरफ जो है नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां लगी होती है, और उसका जो तला होता है, जो उसका बॉटम होता है, वो भी बिल्कुल पक्का होता है। तो ऐसे बावड़ियां जो है ज्यादातर महाराजाओं ने और रानियों ने इन्होंने बनवाई है। और बूंदी को जो है बावड़ियों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स जो है बूंदी को कहा जाता है। और जो नवलखा बावड़ी है वो दुनिया की सबसे फेमस बावड़ियों में से एक है। और एक है आभानेर में बनी हुई चांद बावड़ी, जो विश्व विरासत में भी शामिल की गई है, आभानेरी चांद बावड़ी। तो ये होती है बावड़ियाँ। फिर तालाब, तालाब जो होते हैं वो गांव के बाहर बने होते हैं, और जो ढलान वाली भूमि होती है वहां तालाब बने होते हैं, ताकि गांव में जब भी बारिश हो तो सारा पानी जो है बहकर उस तालाब में इकट्ठा हो जाए। तो बहुत से तालाब, बहुत से बड़े तालाब भी हैं, जैसे पाली का हेमावास है, या फिर जैसलमेर का गढ़ीसर तालाब है, भीलवाड़ा में मेजा तालाब है जिस पर मेजा बांध भी बना है। तो ये होते हैं तालाब। फिर झीलें, तालाब और झीलों में क्या फर्क होता है? तालाब जो है वो बारिश के पानी को एकत्रित करने के लिए गांव या शहर के बाहर बनाए जाते हैं, लेकिन झीलें बहते हुए पानी को संरक्षित करने के लिए बनाई जाती है। कई बार होता है कि जो बरसाती नदियां होती है, अब नदियां तो बहकर किसी और नदी में मिल गई, या फिर अपने अपवाह तंत्र के हिसाब से जहां जाकर खत्म होना है वहां खत्म हो जाती है। लेकिन अगर बरसाती नदी है तो उसके पानी को रोक कर, और फिर जो है उसको जब सूखे का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, तब काम में लिया जाए, इसके लिए झीलें बनवाई जाती थी। राजस्थान में बहुत सी झीलों का जो है उदाहरण है। उदयपुर तो झीलों की नगरी ही कहलाती है, और कई सारी झीलें हैं जो साहूकारों ने बनवाई, कई सारी झीलें बंजारों ने बनवाई, कई सारी झीलें राजाओं महाराजाओं ने बनवाई। जैसे पिछोला झील जो है उसका निर्माण एक बंजारे ने करवाया था, और भी कई सारी झीलें हैं। पुष्कर झील है, उसके अलावा राजसमंद झील है जो बहुत बड़ी झील है। इस तरह से बहुत सी झीलें राजस्थान में है, और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। फिर है नाडी। नाडी जो होती है वो तालाब का ही छोटा रूप होती है। तालाब का ही तालाब जितना बड़ा, तालाब जितनी बड़ी नहीं होती, लेकिन गांव के बीच में होती है, या गांव के अगर बाहर भी होती है, तो तालाब जितनी बड़ी नहीं होती। अगर तालाब जैसा कोई स्ट्रक्चर है और वो छोटा है तो उसको नाडी कहा जाता है। मोस्टली 3 से 4 मीटर गहरी होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। फिर टांका, पश्चिमी राजस्थान में, खास करके जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर बारिश के पानी को घरों में इकट्ठा किया जाता है, और वो विशेष तरीके से उसको इकट्ठा करके और घर के आसपास की जमीन को ढालू बनाया जाता है, और जहां उसकी ढाल खत्म होती है वहां पर एक छोटा कुएं के जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको टांका कहा जाता है। और जौहड़ जो है टांके जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन शेखावटी क्षेत्र जो झुंझुनू, सीकर और उसके आसपास हरियाणा में, झुंझुनू, सीकर, चूरू और हरियाणा में जो टांके बनाए जाते हैं उनको जौहड़ कहा जाता है। तो टांका और जौहड़ बेसिकली स्ट्रक्चर, उनकी संरचना एक जैसी ही होती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में जो स्ट्रक्चर होता है उसको टांका कहा जाता है, और शेखावटी में क्षेत्र में और हरियाणा में जो स्ट्रक्चर होते हैं टांके जैसे ही, उनको जौहड़ कहा जाता है। फिर बेरी, इसको स्मॉल वेल्स भी कहते हैं, ये छोटे कुएं जैसा होता है। होता क्या है, गर्मी के दिनों में जब तालाब या जो नाडी होते हैं वो सूख जाते हैं, उस समय क्या किया जाता है, उनकी आगोर में, आगोर कहते हैं जो उनका शुरुआती स्थान होता है तालाब या नाडी का, उसके आगोर में छोटे छोटे खड्डे खोदे जाते हैं, लगभग 4 से 5 मीटर गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं। अब चूंकि वहां किसी समय में पानी बहुत भरा हुआ था, तो भूमिगत जल जो है, भूमिगत जल का स्तर वहां ऊपर होता है, तो छोटे खड्डे खोदते ही क्या होता है, पानी निकल आता है, तो उन छोटे खड्डों को बेरी कहा जाता है। फिर लास्ट है खड़ीन, बहुत इंपॉर्टेंट है खड़ीन।
खड़ीन जो है जैसलमेर में बनाए जाते हैं और मुख्यतः पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीनों का निर्माण किया जाता था जैसलमेर में। होते क्या है खड़ीन, आपको पता है जैसलमेर मरुस्थलीय इलाका है और वहां पर बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं। तो रेत के टीलों की जो ढलान जहां खत्म होती है वहां पर मिट्टी से या फिर ईंटों से या कंक्रीट से दीवार बना दी जाती है। तो इससे क्या होता है, उन टीलों पर से बारिश के समय में जितना भी पानी बहकर नीचे आएगा वो बह नहीं जाएगा, वो फिर उस दीवार की वजह से उस बाढ़ की वजह से वहीं रुक जाएगा। और ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को खड़ीन कहा जाता है। खड़ीन जैसलमेर में बनाए जाते हैं और पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी या पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाए जाते थे। अब जो है लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जल स्वावलंबन। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वावलंबन क्या होता है, इंडिपेंडेंसी क्या होती है। जब हम किसी चीज के लिए किसी और पर निर्भर ना रहें तो उसको कहा जाता है स्वावलंबन। तो अगर हम पानी के दृष्टि से देखें, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाटर, तो अगर हम किसी और पर इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो उसे कहा जाएगा जल स्वावलंबन। हालांकि राजस्थान में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि राजस्थान में नदियां नहीं है ज्यादा, अगर जो है वो या तो बरसाती हैं या कुछ समय के लिए बहती हैं। एकमात्र चंबल नदी ऐसी है जो 12 मास बहती है, बाकी सभी नदियां जो है बरसाती हैं। तो राजस्थान के लिए जल स्वावलंबन प्राप्त करना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसके लिए क्या किया गया है, उसके लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, इस योजना में क्या कहा गया है कि इस योजना में कुछ विशेष कार्य जो है वो किए जाएंगे। आपकी बुक में तो इसको पूरे जो है वर्णन के रूप में दिया गया है, मैंने इसमें आपके लिए पॉइंट्स बना दिए हैं तो आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। किया क्या जाएगा, पहले तो नए स्रोतों का निर्माण किया जाएगा, बिल्डिंग न्यू सोर्सेज। नए स्रोत, जैसा हमने ये इतने सारे स्रोत पढ़े, बावड़ी है, तालाब है, तो इस तरह से नए स्रोत जहां भी देखा जाएगा कि कोई गांव ढलान पर है तो उसकी ढलान जहां खत्म हो रही है वहां पर खुदाई करके और नरेगा और इस तरह की योजनाओं के माध्यम से तालाबों का या नाडियों का निर्माण किया जाएगा ताकि पानी इकट्ठा किया जा सके। जो पुराने से जो तालाब बने हुए हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जाएगा, तो नए स्रोतों का निर्माण किया जाएगा। फिर पुराने स्रोतों का संरक्षण, जो ओल्ड सोर्सेज है उनको कंजर्व किया जाएगा। जैसे तालाबों के अंदर पानी आता है लेकिन साथ में मिट्टी भी बहकर आती है, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, तालाब कम गहरे होते जाते हैं तो उनके पानी की भराव क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे तालाबों की मिट्टी को निकाला जाएगा, खुदाई की जाएगी, उस मिट्टी को खोदकर बाहर निकाला जाएगा, जिससे क्या होता है तालाब की भराव क्षमता ज्यादा हो जाती है। तो बरसात के दिनों में ज्यादा पानी वो अपने साथ जो है स्टोर करके रख सकते हैं। फिर नई तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा, यूजिंग न्यू टेक्निक्स। नई नई जो तकनीकें आ रही है सिंचाई के लिए, जैसे हमने पढ़ा कि नर्मदा जो परियोजना है उसके अंदर बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है। अब इससे क्या होता है, देखिए एक साथ ज्यादा पानी सिंचाई में काम में ले लिया जाता है तो काफी सारा पानी जो है इवोपरेट होके और भाप बन के उड़ जाता है। ऐसा नहीं होने, अगर बूंद बूंद सिंचाई की जाएगी तो पानी का वेस्टेज कम होगा और वो पूरा का पूरा पानी जो है सिंचाई में काम आ सकेगा। तो इस तरह से नवाचार, नई तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी, ये भी सरकार का एक कार्यक्रम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा जाएगा, लोगों को ये समझाया जाएगा ये आप ही के फायदे के लिए है। इसके लिए नुक्कड़ नाटक करना, कई सारी प्रतियोगिताएं रखना, कई सारे जो है और भी कार्यक्रम आयोजित करना, ये सब इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाएंगे। तो ये था आपका भूगोल का 8वां चैप्टर, जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और खास करके मैप के लिहाज से भी और जो योजनाएं आ रही है इनमें फैक्ट के लिहाज से भी ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर के साथ ही अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहां हम अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।